हेलो मनी 9, मैं हूं प्रियंका संभव और हर बुधवार यानी वेडनेसडे को हम म्यूचुअल फंड के टॉपिक पर हेलो मनी 9 में अपने एक्सपर्ट से बात करने वाले हैं। तो आपके म्यूचुअल फंड को लेकर जितने भी सवाल हैं, स्कीम को लेकर आप उलझ रहे हैं, एसेट एलोकेशन को लेकर उलझ रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं कि म्यूचुअल फंड बाजार में चल क्या रहा है, तो अपने सवाल भेजिए हमारे पास। वैसे आपको बता दें कि म्यूचुअल फंड उद्योग के लिए जो बीता हुआ फाइनेंशियल ईयर है, जो मार्च 23 में खत्म हुआ है, बहुत शानदार रहा है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के मंथली डेटा बता रहे हैं कि मार्च 2023 में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए होने वाला निवेश जो है पहली बार 14,276 करोड़ रुपए रहा है। म्यूचुअल फंड फोलियो में भी हमने रिकॉर्ड हाई देखा है। करीब 14.5 करोड़ फोलियो खुले और मार्च में 21,65,516 नए सिप रजिस्टर हुए हैं और इसे मिलाकर अब देश में 6 करोड़ से भी ज्यादा सिप अकाउंट खुल चुके हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो इन स्कीम में केवल मार्च के महीने में 20,190 करोड़ रुपए का निवेश आया है। डेट फंड से हमने जरूर देखा कि पैसा निकला है और वो भी बहुत बड़ा अमाउंट 56,884 करोड़ का हमने देखा। यहाँ से एक आउटफ्लो आया है, लोगों ने स्कीम भी स्विच की, ये भी एक वजह जरूर रही है। तो म्यूचुअल फंड में आपकी रणनीति क्या हो? इतनी सारी हलचल है, इसमें आपको कैसे होगा फायदा, जिसी पर हम बात करने वाले हैं। और आपको सलाह देने के लिए मेरे साथ जुड़े क्रेडेंस वेल्थ एडवाइजर के फाउंडर और सीईओ कीर्तन शाह। कीर्तन से बात करें उससे पहले एक क्विक रिमाइंडर कि आप अपने सवाल हम तक कैसे भेजें। व्हाट्सएप कीजिए, ईमेल कीजिए और YouTube के इस लाइव ब्रॉडकास्ट के कमेंट बॉक्स में भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9311121874 का इस्तेमाल कीजिए। ईमेल money9query@tv9.com पर भेजिए और अपने सवाल को जितने डिटेल में लिखेंगे हमारे एक्सपर्ट उतने ही डिटेल में आपको जवाब भी दे पाएंगे। तो चलिए लेट्स वेलकम कीर्तन। कीर्तन, थैंक यू सो मच, आपने मनी 9 के लिए वक्त निकाला। तो शेयर बाजार में हम देख रहे हैं बहुत ही वॉलेटाइल है, मूड उठा पटक चल रही है, लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड में तो बल्ले बल्ले हो रही है। रिटेल निवेशकों का भरोसा कायम है। इस ट्रेंड को आप कैसे रीड कर रहे हैं? प्रियंका जी, थैंक यू सो मच मुझे शो पे इनवाइट करने के लिए। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले 5 साल की अगर आप थोड़ी सी एक हिस्ट्री देखें, उसमें 3-4 ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आम निवेशक काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो गया इन्वेस्टिंग को लेकर। सबसे पहले तो आप देखिए कि पिछले 5 सालों में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने म्यूचुअल फंड सही है इस कैंपेन पे बहुत बहुत मेहनत की है। इसकी वजह से हुआ ये है कि लोगों को आज से 5 साल पहले जिनको समझाना पड़ता था एसआईपी क्या है, आज वो सामने से आपके पास आते हैं कि उनको एक एसआईपी स्टार्ट करनी है। तो बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को, एम्फी को, सेबी को, ये अवेयरनेस स्प्रेड करने की। अब इसके बाद अगर आप कोरोना वाला पीरियड देखें तो आई थिंक उसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुई है प्रियंका जी। सबसे पहले तो बहुत सारे लोग जो फ्री बैठे थे घर पे, उनको थोड़ी इन्वेस्टिंग के बारे में काफी ज्यादा जानकारी मिलने लगी, थैंक्स टू बहुत सारे लोग जो यूट्यूब वगैरह वगैरह पे कंटेंट बना रहे थे। आई थिंक उससे भी इन्वेस्टमेंट के बारे में कॉन्फिडेंस लेवल इन्वेस्टर्स का काफी बढ़ गया। ऑल्सो जब आप एज ए इन्वेस्टर जब आप देखते हो कि कोरोना में मार्केट इतना गिरा और उसके बाद इतनी तेजी से रिकवर होके लाइफ टाइम हाई पे चला गया, आई थिंक लोगों का कॉन्फिडेंस कि अगर मार्केट गिरता भी है तो वापस ऊपर आ जाता है, वो कायम हो गया। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 3-4 चीजें अगर आप देखें, बहुत ज्यादा आज इन्वेस्टर्स में अंडरस्टैंडिंग है म्यूचुअल फंड या एसआईपी एज अ प्रोडक्ट को लेकर। मार्केट की या इन्वेस्टिंग की थोड़ी समझ बेहतर हो गई है आज से 3 साल पहले जो थी, और थैंक्स टू कंटिन्यूअस अवेयरनेस जो पूरा इकोसिस्टम स्प्रेड कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। क्योंकि मुझे अभी भी याद है 2008 में जब फॉरेन इन्वेस्टर्स $2 बिलियन यानी तब का 10,000 करोड़ रुपया बेचकर गया था, मार्केट 67% गिर गया था। आज थैंक्स टू एसआईपीज आई थिंक तकरीबन $2-2.5 बिलियन तो हर महीना नया आ रहा है। तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है और आपने जो एक वर्ड यूज़ किया कि मुझे लगता है इंडियन इन्वेस्टर वाकई में मैच्योर हो गया, उसको समझ में आ रहा है, एंड विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अब कुछ जो ट्रेंड्स निकल कर आ रहे हैं ये एम्फी के डेटा से मैं पूछना चाहूँगी। ये बात हमने 1 साल पहले भी की थी कि एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप्स को इंडेक्स फंड्स जो है वो मात दे रहे हैं। इनमें इन्फ्लो भी हमने अच्छा खासा देखा है, ऑलमोस्ट 27,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्फ्लो भी रहा है। आपको क्या लग रहा है कि लार्ज कैप में अगर किसी को निवेश करना है तो उनके लिए शायद इंडेक्स फंड ज़्यादा बेटर रहेगा रिटर्न्स को अगर हम देख रहे हैं तो?
प्रियंका जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि लार्ज कैप में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप एक पैसिव इन्वेस्टिंग स्टाइल यूज कर लीजिए इंडेक्स में पैसा लगाकर, या आप एक फ्लेक्सी कैप जैसे फंड में, म्यूचुअल फंड्स में एक्टिव में पैसा दे दीजिए। मुझे लगता है कि जो ट्रेडिशनल लार्ज कैप फंड्स थे वो, उनको डेफिनेटली बहुत मुश्किल होने वाला है मार्केट्स को बीट करने के लिए। इसके दो तीन बहुत ही प्रोमिनेंट रीजंस है कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, 2018 के बाद जब सेबी ने अपने रेगुलेशंस चेंज किए कैटेगराइजेशन को लेकर, तब से लार्ज कैप फंड्स में फंड मैनेजर के पास बहुत ज्यादा रूम नहीं है। रूम नहीं है इसका मतलब यह है कि आपको 80% पैसा टॉप 100 स्टॉक्स में लगाना है। आप एक स्टॉक में 10% से ज्यादा पैसा नहीं लगा सकते। आपके पास वैसे ही कैपिंग है कि आप एक सेक्टर में कितना पैसा लगाएंगे, एक कंपनी में कितना पैसा लगाएंगे। तो अब ये सारी तो थोड़ी सेबी की रेगुलेशंस है, थोड़ी एएमसीज की इंटरनल रेगुलेशंस है। अब आप ये सब अगर इकट्ठा कर देंगे तो शायद फंड मैनेजर के पास ज्यादा रूम बचता ही नहीं है कि वो कुछ कर पाए। इसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि लार्ज कैप फंड्स को इंडेक्स को बीट करना डेफिनेटली मुश्किल होगा। ओके। अगर आप एक्टिव खेलना चाहते हैं तो उसका सही रिप्लेसमेंट फ्लेक्सी कैप फंड है, वरना इंडेक्स फंड्स बेस्ट है। ओके, सो इंडेक्स फंड अच्छे लग रहे हैं जैसा कि कह रहे हैं कीर्तन, और लार्ज कैप में अगर निवेश करना है तो फ्लेक्सी कैप फंड जैसा उठाइए, एक्टिव फंड में अगर जाना है तो। एक सवाल लेते हैं कीर्तन, बहुत सारे सवाल ऑलरेडी हमारे लाइव ब्रॉडकास्ट में आने शुरू हो गए हैं। कशिश, आशीष, राजेश फोन लाइन पर इंतजार करें, लेकिन एक सवाल बहुत ज़रूरी है। ब्याज दरें अब पीक आउट होती हुई नजर आ रही है। आरबीआई लग रहा है कि पॉज बटन दबाने के मूड में नजर आ रहा है। ये ऐसे में म्यूचुअल फंड में किस तरह की रणनीति रखने की आप सलाह देंगे इस चेंजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में, जहां हमारा स्टैंड सब बदलने वाला है? देखिए, जब भी इंटरेस्ट रेट्स पीक आउट हो जाती है, दो तीन थीम्स आप देखते हैं कि बहुत अच्छे से प्ले आउट होता है। सबसे पहले तो अगर आप फिक्स्ड इनकम में देखें तो लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स में पैसा लगाना या मीडियम ड्यूरेशन फंड्स में पैसा लगाना आज से 3 साल के निवेश के लिए मेरे हिसाब से बहुत अच्छा पीरियड है। क्योंकि जब भी इंटरेस्ट रेट्स नीचे जाती है तो आप देखेंगे कि उस नीचे जाने वाले फेज में लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स और मीडियम ड्यूरेशन फंड्स टिपिकली अच्छा करते हैं। थियोरेटिकली आप देखेंगे कि जब भी इंटरेस्ट रेट्स नीचे जाने वाले होते हैं तो फिक्स्ड इनकम में पैसा कम निवेश होता है, जिसकी वजह से गोल्ड बड़ा अच्छा करता है। और गोल्ड ऑलरेडी भाग चुका है, तो मुझे नहीं लग रहा कि गोल्ड में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट अपसाइड यहाँ से आपको नियर टर्म में दिखेगा मेरे हिसाब से। और इक्विटी में जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ जाती है वो थोड़ा सा सपोर्ट करती है इक्विटी मार्केट्स को, क्योंकि जैसे ही ब्याज दरें कम हो जाती है कंपनीज पर जिन्होंने लोन लेकर कैपेक्स किया वगैरह वगैरह, उनकी एक्सपेंसेस कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनके नेट प्रॉफिट मार्जिन अच्छे दिखने लगते हैं। तो इक्विटी पर और लॉन्ग ड्यूरेशन फिक्स्ड इनकम पर इंटरेस्ट रेट के गिरने का एक अच्छा आउटलुक हो सकता है। गोल्ड पर भी है थियोरेटिकली, पर गोल्ड ऑलरेडी भाग चुका है, तो मुझे नहीं लगता बहुत ही सिग्निफिकेंट अपसाइड। ओके, चलिए मैं आपसे पूछना तो और भी बहुत कुछ चाहती हूँ, स्पेशली डेट फंड में अब जैसा चेंज सिनेरियो आ गया है, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। पहले उनका सवाल ले लेते हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। राजेश तिवारी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। नमस्ते राजेश जी, वाराणसी से हैं राजेश जी। बताइए कैसे मदद करें, पूछिए अपना सवाल राजेश जी। मैम, मेरा सवाल है कि मैंने मार्च में क्वांट टैक्स प्लान फंड में 18,000 का लमसम इन्वेस्ट किया है और अप्रैल से मैं 3,000 पर मंथ का एसआईपी स्टार्ट कर रहा हूँ। आपने क्वांट टैक्स प्लान में इन्वेस्ट किया है, 18,000 का लमसम निवेश किया है, राइट? और इस मंथ से मैं 3,000 का एसआईपी स्टार्ट कर रहा हूँ। इसी फंड में आप शुरू कर रहे हैं? यस। और अगर इसको मैं इसमें 1,000 पर ईयर का एसटीपी करता हूँ तो टोटल कितना कॉर्पस बनेगा 18 साल में? ओके, 18 साल का लंबा टाइम फ्रेम जो है राजेश जी के पास है। यहाँ पर कीर्तन, आप इन्हें सुन पाए? क्वांट टैक्स प्लान म्यूचुअल फंड में इन्होंने मार्च में 18,000 का एक मुश्त रकम निवेश की है और इन्होंने अप्रैल से इसमें 3,000 रुपए की सिप भी शुरू कर दी है और इसमें 1,000 सालाना का ये एसटीपी भी करेंगे। तो 18 साल में कितना फंड बन जाएगा ये जानना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक सजेशन ये दूंगा कि अगर आप एक ही फंड में पैसा निवेश करने वाले हैं तो आप थोड़ा सा एक कंसंट्रेशन रिस्क ले लेंगे उस पोर्टफोलियो के ऊपर, क्योंकि वो फंड मैनेजर की स्टाइल शायद किसी एक मार्केट एनवायरनमेंट में अच्छे से चले और किसी एक मार्केट एनवायरनमेंट में अच्छे से ना चले। तो
मेरी सबसे पहली सलाह ये होगी कि एक फंड में निवेश करने से अच्छा आप 2 या 3 फंड्स में निवेश करें जिनकी अलग अलग थोड़ी सी इन्वेस्टिंग स्टाइल है, तो आपका पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाई हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन आंसर करने के लिए, अगर आप 18,000 रुपये आपने एक साथ निवेश किया और आप अगर 3,000 रुपये हर महीना निवेश करने वाले 18 साल के लिए, तो आपके पास तकरीबन 6,70,000 6,70,000 रुपीज का कॉर्पस जमा हो जाएगा। अगर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप 12% पे इन्वेस्ट कर, सॉरी माय बैड, 22,70,000 रुपये 22,70,000 रुपीज इकट्ठा हो जाएंगे अगर आप 12% की एक्सपेक्टेशन गिने इस फंड से। अगर कंजर्वेटिव लेकर अगर हम 10% भी गिने तो भी 18,30,000 तक का कॉर्पस जमा हो जाएगा इस इन्वेस्टिंग स्टाइल में। पर जैसे मैंने आपको कहा, एक फंड से ज़्यादा अगर आप 2 या 3 फंड्स में निवेश करें तो डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा आपके लिए। ओके, सो सिर्फ एक फंड में आई होप राजेश जी आपका निवेश ना हो, लेकिन आपने जो पूछा था 18 साल में कितना जमा करेंगे, तो 18 से 22 लाख का एक फिगर, एक रफ कैलकुलेशन आपको यहाँ पर कीर्तन ज़रूर दे रहे हैं। कुछ और फंड्स के बारे में भी हम राजेश जी बात करेंगे, तो आप बिल्कुल जुड़े रहिएगा। कशिश जी का सवाल मैं लेना चाहूँगी। कशिश आनंद का सवाल हमारे पास लाइव पहुँचा है। थैंक यू कशिश फॉर ज्वाइनिंग अस। पूछ रहे विच म्यूचुअल फंड्स टू इन्वेस्ट राइट नाउ, टॉप के 2-3 म्यूचुअल फंड्स बताइए। अब कशिश ये बहुत ही जेनरिक सवाल हो जाता है, बट स्टिल कीर्तन आप इनको जवाब देना चाहेंगे। आई एम श्योर अगर आप हमें कुछ और स्पेसिफिक बताते कि आपका टाइम होराइजन क्या है, क्या आप पहले से कुछ निवेश करते हैं, तो और बेहतर रहता। लेकिन अभी के सिनेरियो में टॉप के 2-3 म्यूचुअल फंड अगर कशिश को आपको सजेस्ट करना हो, कीर्तन। आई थिंक आपने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया कि इसको आंसर करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि हमें स्पेसिफिक्स नहीं पता। पर मेरा ये मानना है कि अगर आप इक्विटी में पैसा निवेश करते हैं तो लार्ज मिड स्मॉल तीनों में पैसा लगाना चाहिए आपको। पर इस स्ट्रैटेजी के लिए तकरीबन आपके पास 8 से 10 साल का समय होना चाहिए, तब जाके ये स्ट्रैटेजी में आपकी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बेहतर बनेगी। तो लार्ज कैप में क्योंकि मैं फ्लेक्सी कैप में पैसा लगाता हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पराग पारे एक फ्लेक्सी कैप फंड को आप लार्ज कैप में ले लीजिए। मिड कैप में मुझे कोटक इमर्जिंग फंड अच्छा लगता है, और स्मॉल कैप में आप निपॉन स्मॉल कैप में पैसा निवेश कर सकते हैं। अगर ये 3 फंड में आप पैसा डाइवर्सिफाई करें और इस पोर्टफोलियो को 8 से 10 साल दे, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये पोर्टफोलियो आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। ठीक है, तो लार्ज मिड स्मॉल तीनों में आपका निवेश होना चाहिए, और लार्ज में फ्लेक्सी कैप कीर्तन की पसंद है, मिड कैप में कोटक का इमर्जिंग फंड बता रहे हैं, और स्मॉल कैप में निपॉन का फंड बता रहे हैं। एक सवाल जो हमारे पास स्मॉल कैप कैटेगरी से के लिए आया है, आशीष कुमार का लाइव सवाल है। आशीष, थैंक यू सो मच। आशीष पूछ रहे हैं कि स्मॉल कैप कैटेगरी में क्वांट म्यूचुअल फंड कैसा है, क्या इसमें 5,000 रुपये की मैं SIP करूँ? नहीं, माफ़ कीजिएगा, कर रहे हैं, ये 5,000 की SIP कर रहे हैं, कैसा लग रहा है ये, लॉन्ग टर्म इनका नज़रिया है? देखिए, अगर आप क्वांट सिर्फ स्मॉल कैप फंड की बात करें तो फंड अच्छा है, फंड में कोई प्रॉब्लम नहीं। पर आपको इसमें समझना ये है कि इस फंड के अलावा आपके पास कौन से फंड्स है आपके पोर्टफोलियो। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वांट एज अ फंड हाउस मोमेंटम स्ट्रैटेजी यूज करता है, तो वो टिपिकली थोड़ी सी एक अग्रेसिव इन्वेस्टिंग स्टाइल है जिसमें पोर्टफोलियो में चर्न या पोर्टफोलियो टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा होता है। इसको बैलेंस करने के लिए आपके पास एक वैल्यू स्टाइल की इन्वेस्टिंग या ग्रोथ स्टाइल की इन्वेस्टिंग के फंड्स होने ज़रूरी है। मुझे लगता है तब जाकर आपका पोर्टफोलियो शायद थोड़ा सा इवनली डाइवर्सिफाइड और बैलेंस आउट हो जाएगा। तो फंड में कोई खराबी नहीं है, पर डेफिनेटली ये ध्यान में रखिएगा कि बाकी के फंड्स भी मोमेंटम स्ट्रैटेजी फॉलो ना कर रहे हो, क्योंकि तब आपके पास ज़्यादा फंड्स तो होंगे पर वो शायद अच्छे से आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन पर कीर्तन से जब भी मैंने बात की, कीर्तन ने जोर दिया है कि डाइवर्सिफिकेशन से ये होता है कि आप एक ही जगह सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहते हैं, और इससे आपका रिस्क भी कम होता है, सो उसका ख्याल रखिएगा। आशीष, अच्छा, कशिश का सवाल हमने अभी लिया था, उन्होंने जो डिटेल्स दिए, थैंक यू कशिश, कहा कि लॉन्ग टर्म का ही नज़रिया है, 10 से 15 साल का नज़रिया है। तो आई थिंक कीर्तन ने जवाब दिया। कीर्तन, उस जवाब में तो आप कुछ और बदलाव नहीं करना चाहेंगे ना? नहीं, आई थिंक 10 से 15 साल है, और अगर आप थोड़ी सी वॉलेटिलिटी झेल पाएंगे क्योंकि मिड और स्मॉल में भी पैसा निवेश कर रहे हैं, तो ये पोर्टफोलियो का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा होता है। पर डेफिनेटली बाय एंड फॉरगेट जैसा कुछ नहीं होता, इसे इवैल्यूएट करते रहिएगा हर साल। आई एम होपिंग कि फंड में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा, पर डेफिनेटली आपको इस पर ध्यान देते रहना चाहिए। ठीक है,
राहुल डेविड हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, उनका सवाल है कि कीर्तन आपसे वो जानना चाहते हैं कुछ मल्टी कैप फंड्स बताइए, 2-3 उनको अच्छे। देखिए, मुझे वेरी ऑनेस्टली राहुल जी ये लगता है कि आपको मल्टी कैप फंड्स में पैसा नहीं लगाना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि अभी जो मैं इसके पहले वाला क्वेश्चन आंसर कर रहा था, अगर आप उसमें देखें, मैंने कहा आप एक लार्ज कैप फंड में पैसा लगाइए, एक मिड कैप में लगाइए, एक स्मॉल कैप में लगाइए। इससे होता ये है कि आप 3 अलग अलग एएमसीज में पैसा लगा रहे हो, 3 अलग अलग फंड मैनेजर्स उसे देख रहे हैं, तीनों की अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्टाइल है। पीपीएफएस वैल्यू है, कोटक ग्रोथ है, निपॉन ग्रोथ है, आप एक मोमेंटम भी ऐड कर सकते हो। इससे होता यह है कि आपका डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी अच्छे से हो जाता है कि 3 अलग अलग एएमसीज के 3 अलग अलग फंड हाउस 3 अलग अलग स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे हैं। तो आप 100 रुपया अगर 33 करके इन 3 फंड्स में डाल देंगे तो बेहतर होगा। मल्टी कैप फंड में होता यह है कि थियोरेटिकली तो आप लार्ज मिड स्मॉल तीनों में इन्वेस्टेड रहते हैं, और वो एक ही फंड हाउस है और एक ही फंड मैनेजर उसे मैनेज कर रहा है। तो अल्टीमेटली आपको मार्केट कैप पे डाइवर्सिफिकेशन तो मिल जाएगा लार्ज मिड स्मॉल में, पर आपको जो डाइवर्सिफिकेशन इन्वेस्टिंग स्टाइल में चाहिए या एएमसी लेवल पे डाइवर्सिफिकेशन है, वो मल्टी कैप फंड्स में नहीं मिलेगा। तो अगर आप मेरी सलाह माने तो मैं आपको कहूंगा कि आप लार्ज मिड स्मॉल तीनों में अलग अलग पैसा निवेश कीजिए, एक मल्टी कैप में पैसा मत। ओके आशीष का सवाल अभी हमने लिया था ना कीर्तन, जिन्होंने हमसे पूछा था क्वांट स्मॉल कैप पूछा था इन्होंने, हाँ स्मॉल कैप में क्वांट म्यूचुअल फंड के बारे में पूछा था। तो इन्होंने अपना पोर्टफोलियो शेयर किया एंड आई वुड वांट कि आप उसको प्लीज़ एक बार रिव्यू कर लें। क्वांट स्मॉल कैप में ये 5000 का एसआईपी कर रहे हैं, पीजीआईएम के मिड कैप में ये 3000 का कर रहे हैं, और साथ ही में क्वांट टैक्स सेवर फंड भी है जिसमें 2500 का निवेश है, और आईडीएफसी टैक्स फंड में भी 2500 का निवेश कर रहे हैं। तो प्लीज़ बताइए कि इसमें क्या कुछ और ऐड करना चाहिए, और 20 साल का इनका नज़रिया है इसमें, मिनिमम कह रहे हैं कि मैं 20 साल तक इन्वेस्ट करूंगा ही। तो हम देख रहे हैं कि 2 टैक्स वाले फंड्स हैं, क्वांट टैक्स सेवर आईडीएफसी, एक मिड कैप है पीजीआईएम, स्मॉल कैप में भी क्वांट है। देखिए, सबसे पहले तो ज़्यादा कंसंट्रेशन किसी भी एक एएमसी में मत दीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है, जितनी भी डिटेलिंग मुझे मिली है उससे ऐसा लग रहा है कि शायद आपका काफ़ी पैसा क्वांट एक अकेले एएमसी में, तो सबसे पहले उसे डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कीजिए। सेकेंड, पर्सनली मुझे नहीं लगता आईडीएफसी टैक्स सेवर एक बहुत इंटरेस्टिंग फंड है। तो मेरी सलाह ये होगी कि आप आईडीएफसी टैक्स सेवर में अगर एसआईपी कर रहे हैं या नया पैसा निवेश करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें मत कीजिए। और क्योंकि आपके पास पीजीआईएम जो ग्रोथ स्ट्रैटेजी फॉलो करता है और क्वांट जो मोमेंटम स्ट्रैटेजी फॉलो करता है, तो अगर आपको एक वैल्यू स्ट्रैटेजी ऐड करनी है तो आप पीपीएफएस के टैक्स में पैसा निवेश कर दीजिए आईडीएफसी को छोड़कर, तो उससे आपका स्ट्रैटेजी लेवल पे भी डाइवर्सिफिकेशन अच्छा होगा। ओके, आई होप हमने आशीष आपको बहुत ही डिटेल में कीर्तन ने जवाब दिया। आई होप आपको इससे मदद मिलेगी। ठीक है, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती थी कीर्तन, इस टॉपिक पर हमारी बिल्कुल भी बात नहीं हुई। डेट म्यूचुअल फंड में इंडेक्सेशन का बेनिफिट चला गया है, अब 1 अप्रैल से बहुत सारे नए बदलाव, जो नए निवेश करेंगे वो आ चुके हैं। आप इन सारे चेंजेस को कैसे देखते हैं? क्या आपको लग रहा है कि, और हमने देखा इतना आउटफ्लो भी रहा डेट म्यूचुअल फंड से, आप इसे कैसे रीड कर रहे हैं और क्या कहेंगे निवेशकों को डेट म्यूचुअल फंड में अगर कोई निवेश करना चाहता है तो? प्रियंका जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस डेट म्यूचुअल फंड अभी भी सबसे बेहतर ऑप्शन है। Okay, पर मैं इन्वेस्टर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहूँगा। एक ऐसा इन्वेस्टर है जो शायद आज तक फिक्स डिपॉजिट या कॉर्पोरेट डिपॉजिट करता था, पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन से प्रभावित होकर वो म्यूचुअल फंड में आ गया, और अब म्यूचुअल फंड्स में आने के बाद सडनली उसने देखा कि कैपिटल गेन्स टैक्स और इंडेक्सेशन एडवांटेज चला गया। इस कैटेगरी के इन्वेस्टर को मुझे ऐसा लग रहा है कि वापस कॉर्पोरेट डेट में चले जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें वो काफ़ी नए हैं, उनको शायद वॉलेटिलिटी से कंफर्ट नहीं आएगा, और उसके ऊपर से अगर इंडेक्सेशन का एडवांटेज चला जाएगा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपने बिहेवियर को खुद मैनेज नहीं कर पाएंगे एंड दे विल नॉट बी अ हैप्पी इन्वेस्टर। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि दूसरी कैटेगरी जो जिन्हें पता है कि फिक्स्ड इनकम निवेश कैसे चलता है, डेट म्यूचुअल फंड्स में क्या हो रहा है, या उन्हें कोई गाइड कर रहा है निवेश करने के लिए, उनके लिए डेट म्यूचुअल फंड आज भी बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। मैं 3-4 रीजंस देना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपको लिक्विडिटी मिल जाती है, आप
कभी भी रिडम्पशन कीजिए, 1 दिन में 2 दिन में आपको पैसा आ जाएगा, कोई आपको पेनल्टी देने की जरूरत नहीं है। एग्जिट लोड भी 1 से 3 महीने के बाद लगता नहीं है। 1 सेकेंड, डाइवर्सिफिकेशन में देखिए, आप एक म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे, आप 50 से 100 बॉन्ड्स में पैसा लगा रहे हैं, तो आप कॉन्सेंट्रेशन रिस्क नहीं ले रहे कि आपने 5 लाख रुपए एक बॉन्ड में लगा दिया, कल उठकर वो कंपनी उड़ गई, आपके 5 लाख रुपए चले गए। वो वाला प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये समझते हैं तो, कि आप डेट म्यूचुअल फंड्स में रिस्क अगर समझे तो बहुत रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको थोड़ी देर पहले कह रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट स्टॉप आउट हो गए और इंटरेस्ट रेट यहाँ से गिरने लगेंगे। अब देखिए, जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स गिरने लगेंगे यहाँ से, तो जो भी म्यूचुअल फंड्स है डेट में, जिनमें एक डेटा पॉइंट होता है जिसे आप मॉडिफाइड ड्यूरेशन कहते हैं, जिसका मॉडिफाइड ड्यूरेशन ज्यादा है, वो वाले फंड्स काफी ज्यादा रिटर्न्स जनरेट करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक डेट म्यूचुअल फंड है जिसका आज का YTN यानी आपका अप्रोक्सीमेट एक्सपेक्टेड रिटर्न 7% है, पर अगर उस म्यूचुअल फंड का मॉडिफाइड ड्यूरेशन 5 साल है, इसका ये मतलब है कि अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ से 1% नीचे गिरेंगे, तो ये फंड आपको जो 7% आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके ऊपर 5% का कैपिटल गेन्स देंगे। तो आप 12% तक कमा सकते हो इस फंड में, अगर ये इंटरेस्ट रेट 1% से गिरेंगे, जो नॉर्मल बॉन्ड्स में पॉसिबल नहीं है। नॉर्मल बॉन्ड्स में आपने जो पैसा लगाया और आपको जो रिटर्न कहा गया वही रिटर्न मिले। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े से सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स के लिए आज भी डेट म्यूचुअल फंड बहुत बेहतर ऑप्शन है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोअर एंड ऑफ द पिरामिड है उनके लिए अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आर अ बेटर ऑप्शन। ओके, चलिए, तो इस पर तो बात हो गई, लेकिन एक सवाल धर्मेंद्र जी का जो आया वो लेते हैं। धर्मेंद्र हमें बता रहे हैं कि इनके पास SBI बैलेंस एडवांटेज फंड है, कोटक फ्लेक्सी कैप फंड है, 5 लाख रुपए और बैलेंस एडवांटेज और फ्लेक्सी कैप में ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्या मैं ICICI बैलेंस एडवांटेज फंड और HDFC फ्लेक्सी कैप में कर सकता हूँ? सो ऑलरेडी फ्लेक्सी कैप में है इनका निवेश और बैलेंस एडवांटेज में भी है, और अब पूछ रहे हैं कि क्या ICICI और दूसरा एक HDFC फ्लेक्सी कैप। देखिए, व्हाट द इन्वेस्टर हैज टू अंडरस्टैंड हियर इज कि आप बैलेंस एडवांटेज फंड में क्यों पैसा लगा रहे हैं। अगर आप बैलेंस एडवांटेज फंड में ये सोचकर पैसा लगा रहे हैं कि आपका रिस्क एपेटाइट ज्यादा नहीं है, राइट, और फिर भी आपको इक्विटी टैक्सेशन या इक्विटी एक्सपोजर चाहिए, तो बात ठीक है। पर अगर आपका रिस्क एपेटाइट थोड़ा सा ठीक ठाक है और आप 5 साल से ऊपर पैसा निवेश करने के लिए रेडी है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक प्योर इक्विटी फंड को देखिए, ना कि एक बैलेंस एडवांटेज फंड को देखिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर देखिए आप ऑलरेडी एक फ्लेक्सी कैप फंड में पैसा निवेश कर रहे हैं, राइट, तो दूसरे फ्लेक्सी कैप फंड में पैसा निवेश करने से होगा ये कि आपको लगेगा कि आप 2 अलग अलग फंड्स में पैसा निवेश कर रहे हैं, पर उन दोनों फंड्स का पोर्टफोलियो लार्ज कैप ही है और वो ज्यादातर ओवरलैप हो जाएगा। तो आपको थियोरेटिकली ये लगेगा कि आप 2 अलग अलग फंड्स में निवेश कर रहे हैं, पर आपका 40-50% पैसा उन्हीं कॉमन स्टॉक्स में लग जाएगा। तो 2 सलाह ये है। सबसे पहले तो अगर आप फ्लेक्सी कैप फंड में पैसा निवेश कर रहे हैं, तो दूसरा फ्लेक्सी कैप फंड मत चूज कीजिए। आप एक दूसरा लार्ज एंड मिड फंड या मिड कैप फंड चूज कीजिए। अगर आपका रिस्क एपेटाइट थोड़ा सा अगर है, तो उससे डाइवर्सिफिकेशन अच्छा आ जाएगा। और बैलेंस एडवांटेज फंड में आपके पास अगर रिस्क नहीं लेने की क्षमता है तो पैसा निवेश कीजिए, वरना पूरा इक्विटी फंड बहुत बेहतर तरीका है मार्केट में निवेश करने का, अगर आपके पास 5 साल का समय है तो। ओके, तो इनके पास 7 से 8 साल का समय है, सो आई थिंक इक्विटी फंड कुड बी अ गुड चॉइस फॉर धर्मेंद्र जी, राइट? 100%। और मैं एक दूसरी भी सलाह ये दूंगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक बैलेंस एडवांटेज फंड है जो ग्रोथ स्ट्रैटेजी फॉलो करता है, कोटक, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। प्रियंका जी सॉरी, मैं भूल। हाँ, कोटक फ्लेक्सी कैप है इनके पास। हाँ, कोटक फ्लेक्सी कैप था जो ऑलरेडी ग्रोथ स्ट्रैटेजी फॉलो करता है, राइट। तो आपको अगर फिर भी बैलेंस एडवांटेज फंड में डालना है तो ICICI एक बहुत बेहतर तरीका है, क्योंकि वो वैल्यू स्ट्रैटेजी फॉलो करता है। और अगर आपको मोमेंटम ऐड करना है तो आप इडलवाइज का बैफ ले लीजिए। तो ये तीन में पैसा डिवाइड कर दीजिए बैफ में, तो आपका बैफ के अंदर भी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है,
तो डाइवर्सिफिकेशन अगेन, कीर्तन का ये पॉइंट बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और ओवरलैपिंग, जैसे अभी कीर्तन ने हमें समझाया कि धर्मेंद्र जी के पोर्टफोलियो में देखिए ऑलरेडी धर्मेंद्र जी आपके पास थे बैलेंस एडवांटेज फ्लेक्सी कैप, आप एक और चूज करेंगे तो उसमें आपको उनका जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है ना वो देखिए, और कीर्तन ने आपको सजेस्ट भी किया है। साबिया का सवाल लेते हैं। साबिया हमारे साथ फोन लाइन पर है इनफैक्ट। नमस्ते साबिया जी, क्या जानना चाहती हैं आप, क्या है आपका सवाल? नमस्ते मैम। मैं ये जानना चाह रही थी कि आईटी इंडेक्स में फिलहाल दबाव चल रहा है, इसलिए मैं 2 म्यूचुअल फंड स्कीम है, आईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी ग्रोथ और टाटा डिजिटल इंडिया फंड ग्रोथ, इसमें मैं लमसम निवेश करना चाह रही थी और मुझे अगले 5 सालों तक इन पैसों की मतलब कहीं जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या ये सही है? सो 2 फंड्स के बारे में जानना चाहती हैं, दोनों ही आईटी से जुड़े हुए हैं। आप क्या सलाह देंगी, क्या 5 साल के लिए इनको अभी निवेश करना चाहिए? आईटी में हम कमजोरी का एक समय भी देख रहे हैं, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी ग्रोथ ऑप्शन और टाटा डिजिटल इंडिया फंड ग्रोथ। अब दोनों फंड्स अच्छे हैं। मैं पर्सनली ये दोनों फंड्स में खुद और क्लाइंट्स का पैसा निवेश कर रहा हूँ, पर इसमें प्रियंका जी समझने की ये ज़रूरत है कि कभी भी आप सेक्टोरियल या थीमेटिक स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग करने की कोशिश करेंगे तो उसमें आप बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन रिस्क ले लेते हैं एक पर्टिकुलर सेक्टर पर, और आप देखेंगे कि कभी भी आप सेक्टर में जब पैसा निवेश करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न काफ़ी लंपी होते हैं। लंपी का मतलब है कि आपको वो 1-2 साल बहुत ही अच्छा रिटर्न दे देते, फिर 2-3 साल या तो स्टैग्नेंट रहते या गिर जाते हैं। तो एज अ इन्वेस्टर आपको काफ़ी मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी जब आप सेक्टोरियल फंड्स में पैसा निवेश करेंगे, क्योंकि उसमें आपको वो जो 11-12-15% का जो CAGR हर साल चाहिए वो शायद वैसा एक्सपीरियंस यहाँ नहीं। हाँ, रिटर्न बनाने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा है इन फंड्स में, और क्योंकि ऑलरेडी ये फंड्स आपको उनके लाइफ टाइम हाई से 25 से 30% नीचे मिल रहे हैं NAVs पे, डेफिनेटली ये आप इसमें पैसा निवेश कर सकते हैं, पर पूरा पैसा एक साथ मत डालिएगा। आप शायद आपको 100 रुपये अगर डालने तो 50 रुपये आज दोनों फंड्स में निवेश कर लीजिए, 50 रुपये और रखें और आगे के 3 महीने में थोड़ा 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 करके डिप्लॉय कीजिए। ओके, तो एक स्टैगर्ड वे में इन्वेस्ट कीजिएगा, सारा पैसा एक साथ एक जगह नहीं डालिएगा, इसका ख्याल रखिएगा। तो 2 फंड्स ले सकते हैं आईटी के, वो ठीक रहेगा साबिया के लिए कीर्तन? दोनों फंड्स अच्छे हैं, हाँ, यू शुड इन्वेस्ट। ओके, अगला सवाल पूछने के लिए अमित सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर इंतजार कर रहे हैं। कीर्तन से क्या पूछना चाहते हैं आप अमित, बताइए। यहाँ पर कीर्तन हमारे साथ मौजूद हैं आपको की मदद करने के लिए। क्या है आपका सवाल? प्रियंका जी, मेरा सवाल ये है कि मुझे बेटे की पढ़ाई के लिए म्यूचुअल फंड में 2 लाख रुपए एक मुश्त 6 साल के लिए डालने हैं, तो कहाँ लगाना चाहिए इस रकम? ओके, सो गोल सेट है कि बच्चे की पढ़ाई के लिए, और टाइम भी सेट है कि इनको 6 साल में ये पैसा चाहिए, एक मुश्त रकम डालना चाहते हैं कीर्तन। बच्चे की पढ़ाई बहुत ही सेंसिटिव इमोशनल गोल है, आप क्या कहेंगे, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए अमित जी को 2 लाख रुपए? देखिए, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पास 6 साल का समय है तो आप इक्विटी ले सकते हैं, पर आप उसमें स्मॉल कैप मत लीजिए। तो आपके पास बचा सिर्फ लार्ज कैप और मिड कैप। क्या एक साथ पैसा निवेश करना चाहिए? इस समय पे मैं ये सलाह नहीं दूंगा। तो आप अगर आपके पास 2 लाख रुपए है तो आप सबसे पहले तो उसे लिक्विड फंड्स में डाल दीजिए, और लिक्विड फंड्स से STP कर दीजिए, वीकली STP कीजिए अगले 6 महीने तक। तो पूरा पैसा एक साथ ना डालकर अगर आप 6 महीने में थोड़ा सा स्टैगर कर देंगे तो आप मार्केट टाइमिंग के चक्कर से बच जाएंगे। और ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि आपको पता है कि आपका गोल कब है, आपको ये पैसे की ज़रूरत कब पड़ने है। आपको जब भी पैसे की ज़रूरत है उससे 18 महीने पहले या 12 महीने पहले उस पैसे को निकाल कर फिक्स्ड इनकम में, डेट में उसको ट्रांसफ़र करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि आपको एक ऐसी सिचुएशन में नहीं आना कि आप का गोल 3 महीने बाद है और आज मार्केट गिर गया है और 6 साल की बनाई हुई रिटर्न की आप एडवांटेज ना ले पाए। तो ये 3-4 चीज़ों को डेफिनेटली ध्यान में रखिएगा जब आप इस गोल के लिए प्लान करें। ओके, फाइन। अब एक सवाल ऋषिकेश जी का लेती हूँ, लाइव यूट्यूब पर पूछ रहे हैं ऋषिकेश हमसे कि HDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड आपको कैसे लगते हैं, लॉन्ग टर्म के नज़रिए से है इनका सवाल। HDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड, कीर्तन? ओके, सॉरी, मुझे ऐसा स्पेसिफिक किसी एक फंड पे अच्छा या बुरा नहीं बोलना है, बट वेरी ऑनेस्टली आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ
these funds. अगर आप देखेंगे कि पिछले 2-3 साल में नहीं, अगर आप 12-18 महीने की इन फंड्स की परफॉर्मेंस देख ले, इन फंड्स की परफॉर्मेंस काफ़ी सुपीरियर हो गई है। 2 रीजंस है इसके कि इन फंड्स का फोकस पीएसयू एज अ बास्केट पे बहुत ज़्यादा था, और जिसकी वजह से ये फंड्स काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहे थे बहुत समय से। पर क्योंकि पिछले 12-18 महीने में पीएसयू एज अ कैटेगरी काफ़ी अच्छा चल गया, इन फंड्स की परफॉर्मेंस अचानक से पिछले 12 से 18 महीने में अच्छी दिखने लगी है। और क्योंकि पिछला 12-18 महीना अच्छा था, आपको 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल भी ऑटोमेटिकली इस फंड में अच्छा लगने लगेगा। तो आप इस फंड की नियर टर्म परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट 3 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल के परफॉर्मेंस पर देख रहे, बाकी फंड उतना कंसिस्टेंट नहीं है। ऑल्सो एट द सेम टाइम कि इस फंड को अगर आप थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, ये हाइब्रिड कैटेगरी की तरह फंक्शन ही नहीं करता। ये काफ़ी अग्रेसिव फंड है। इससे अच्छा तो मैं एक डायरेक्ट प्योर इक्विटी फंड में पैसा निवेश करना ज़्यादा प्रेफर करता। ओके, ठीक है। आशीष ने अभी थोड़ी देर पहले जो सवाल पूछा था ना, वो बोल रहे हैं कि आपने कहा था उनके पास 2 टैक्स के, जो एक IDFC टैक्स फंड था, वो कह रहे हैं कि चलिए आपकी बात सुन के वो पराग पारी की तरफ जाएंगे, लेकिन क्वांट स्मॉल कैप या क्वांट टैक्स फंड में अगर उन्हें एक को रिप्लेस करना हो तो आप किससे एग्जिट करने के लिए उनको कहेंगे? नहीं, देखिए, आप ऑलरेडी अगर IDFC से बाहर निकलने वाले हो, राइट, और मोमेंटम स्ट्रेटजी से निकलकर आप वैल्यू में जाने वाले हो, तो वो एक तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। पर हाँ, अभी आपका टैक्स वाला जो फंड है उसमें 3 साल का लॉक इन रहेगा। तो अब मुझे नहीं पता कि आपने पैसा निवेश कब किया है और क्या आप उसमें से निकल पाएंगे भी या नहीं। तो अगर आप उसमें से नहीं निकल पाएंगे तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, पर आपको स्मॉल कैप क्वांट वाला स्टॉक कर शायद निपॉन या कहीं और जाना पड़ेगा। राइट। तो ये एक वे कर लीजिए कि क्या आपके पास, आपने वो 3 साल का समय पास कर लिया जिसके बाद आप टैक्स फंड से निकल पाएंगे। पर अगर मान लीजिए आप टैक्स फंड से निकल पा रहे हैं क्योंकि 3 साल हो गया है, तो मैं सलाह दूंगा कि आप टैक्स फंड से निकल जाइए, क्योंकि आप ऑलरेडी टैक्स एज अ कैटेगरी में कहीं और निवेश कर ही रहे हैं। तो टैक्स एज अ कैटेगरी में आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो अगर 3 साल हो चुके तो टैक्स से बाहर निकलिए, 3 साल नहीं हुआ तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप स्मॉल कैप से निकलिए। ओके, सो ये डिपेंड करेगा कि आपने कब लिया था आशीष। इनफैक्ट जितने भी ये टैक्स वाले होते हैं इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, इसमें आप टैक्स बेनिफिट लेते हैं, उसमें 3 साल का लॉक इन रहता है, तो वो 3 साल का लॉक इन के पहले आप शायद एग्जिट भी नहीं ले पाएंगे। ऑल राइट, थैंक यू सो मच कीर्तन, आज आपने वक्त निकाला। आप चलते चलते आपका कोई एक गुरु मंत्र म्यूचुअल फंड में जो लोग निवेश करते हैं उनके लिए क्या होगा? जी, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट समझना ये है कि आपको सही फंड या सही टाइमिंग ये करने की जरूरत ही नहीं है। एज अ रिटेल इन्वेस्टर अगर आप सिर्फ अपना बिहेवियर कंट्रोल कर ले, मार्केट जब गिर रहा है थोड़ा सा और पैसा निवेश करे, और मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो लालच में आकर रॉन्ग कदम ना उठाए। सिर्फ इतनी कोशिश कर ले आप अपने इन्वेस्टमेंट से, आप 90% फंड मैनेजर्स को आराम से बीट कर पाए। ओके, तो मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं, बस सिंपल चीज़ें फॉलो करें और निवेश करें इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज दैट Money9 वांट्स टू गिव। कुछ सवाल अभी भी आ रहे हैं, पर आज तो हम रैप अप करते हैं क्योंकि कीर्तन से मैंने हाफ एन आवर का टाइम लिया था। थैंक यू सो मच कीर्तन, आज आपने वक्त निकाला। फिर मुलाकात होती है बहुत जल्दी। बाय बाय टू यू। और आप लोगों से भी मैं इजाज़त लेती हूँ। अपने सवाल भेजते रहिए। आज हम जिसे नहीं शामिल कर पाए हम अगले सेशन में लेंगे, क्योंकि अगले वेडनेसडे को फिर हम म्यूचुअल फंड पर ही शो लेकर के आएंगे। तो देखते रहिए Money9। आपके लिए एक क्विक रिकैप हमारे व्हाट्सएप नंबर का आपको दे देते हैं, जहां आप अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने 9311121874 पर भेजिए अपने व्हाट्सएप हमें, और साथ ही में ईमेल कर सकते हैं money9query@tv9.com पर। और इसके अलावा आप जब भी सवाल भेजें ना, जितने अच्छे से आप डिटेल सवाल भेजेंगे उतने अच्छे से हम उन सवालों का जवाब दे पाएंगे। तो प्लीज़ भेजिए अपने सवाल अच्छे से बता करके कि आप क्या जानना चाहते हैं इस फॉर्मेट में। और बता दें कि कल दिन में 1 बजे जो हेलो Money9 होता है स्टॉक्स पर, उस पर रहने वाले हैं नितिलेश पावस्कर, टेक्निकल एनालिस्ट हैं। स्टॉक से जुड़े अपने सवाल भेजिए हेलो Money9 पर। दिन में 1 बजे विपुल सिंह के साथ होंगे हमारे खास मेहमान नितिलेश पावस्कर। आज के लिए इतना ही मेरे साथ। बाय बाय।